एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। इसके अंदर जो आपके पास जो टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या। इनको समझने से पहले, ये तीन कंसेप्ट समझने से पहले जो कि आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस किया था, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था हमारी ये सीरीज़। फाइनली आज हम 14 पे पहुंच चुके हैं और आपका जो ब्लॉक नंबर 5 है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डाटा एंड द रिपोर्ट राइटिंग, ये कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे ना, सो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी MCQ03 के नाम से, रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से। सो आपको वहाँ पे सभी के सभी वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, सो चैनल पर विजिट कीजिए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी वीडियोस आप देख सकते हैं। राइट, ओके। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझते हैं। इसको समझने से के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, जो कि आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। इसके अंदर जो टाइप्स है, डिस्क्रीट सीरीज़ आती है, कंटिन्यूस सीरीज़ आती है, उसके अंदर फिर ये बाइफरगेट किए गए हैं, तो उनको समझते हैं। देखो मैं आपको एक आपसे मैं पूछ रही हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, तो कॉइन को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है ना। क्या किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है। अब ये कॉइन को टॉस किया है, अब कॉइन के दो हिस्से होते हैं बच्चे। कौन कौन सा हिस्सा होता है, एक तो हेड होता है और दूसरा क्या होता है, टेल होता है। अब कॉइन को टॉस करने के बाद आपको पता है कि क्या आने वाला है, हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, क्या आपको पता है? ऑब्वियस है। अगर आपने एक बार अगर एक कॉइन को अगर उछाला है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, या तो वहाँ पर हेड आ सकता है एक बारी में, या फिर वहाँ पर टेल आ सकता है। कहने का मतलब पूरी संभावना है, 50% चांसेस है कि हेड भी आ सकता है, 50% चांसेस है कि मेरा टेल भी आ सकता है ना। अच्छा, मैंने कहा कि इस कॉइन को मैंने 2 बार उछाला है। कितनी बार उछाला है, 2 बार उछाला है। तो वही बात है, हेड या टेल में से आएंगे या फिर कोई तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा, नहीं ना। तो मैंने कहा कि हेड या टेल में से कोई भी एक बार एक आएगा, दूसरी बार दूसरा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान लीजिए पहला दूसरा पेयर, पहला दूसरा पेयर, पहला दूसरा पेयर, पहला दूसरा पेयर। कहने का मतलब अगर मैंने कहा कि मैंने टॉस किया कॉइन, ठीक है, सो पहली बार आने के चांसेस क्या हो सकते हैं, क्या पता भाई वहाँ पे हेड आए या क्या पता वहाँ पे टेल आए, ऐसा हो सकता है। अच्छा, दूसरी बार भी मैंने टॉस किया तो वहाँ पे क्या हो सकता है, क्या पता हेड के साथ दोबारा से हेड भी आ सकता है, दोबारा से टेल के साथ टेल भी आ सकता है। इन्हीं के साथ एक और संभावना हो सकती है कि हेड टेल आए, ठीक है, सेम एज इट इज ले लूँ, पर टेल हेड के साथ क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल के साथ हेड आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 बार मैंने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने के बाद कितनी पॉसिबिलिटी बनती है कि इससे आउटकम्स आने वाले हैं। ये आउटकम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से कि हेड क्या होने वाला है, हेड क्या आने वाला है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है कि पहले हेड फिर टेल आ जाए, या फिर फोर्थ कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है कि पहले टेल और दूसरा हेड आ सकता है। क्या इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकते, वैसे बनेगी भी नहीं, क्योंकि जब भी आपके पास 2 बार कोई भी चीज़ करते हैं और उसके जो फेस आउटकम्स हैं वो भी 2 है, वहाँ पे 4 ही आपको क्या मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सो मैं क्या बता रही हूँ कि मेरे पास एक कंपोनेंट था जिसको मैंने यूज़ किया और उसके होने या ना होने की संभावना रिप्रेजेंट की, है ना। हेड मेरे पास आ सकता है, अगर मैंने एक बार उसको फ्लिप किया तो 50% चांसेस है, और ये टेल को फ्लिप किया तो कॉइन को फ्लिप किया तो मेरे पास टेल आने के 50% चांसेस है। तो दैट मीन्स मेरे पास 1/2 मैं बोल सकती हूँ। 50% दैट मीन्स अपॉन में 100 करेंगे तो 1/2 ही तो आएगा। कहने का मतलब मेरा पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा जो एरिया है वो क्या है, एक है, और वो क्या हो सकता है, आधा इधर आधा उधर, दोनों के आने के चांसेस क्या हो सकते हैं, 50-50 होंगे। ठीक है, जब मैं इन आउटकम्स को मैं एक्स की सीरीज में रिप्रेजेंट कर रही हूं तो उसे बोला जाता है रैंडम वेरिएबल्स। ध्यान से सुनना इस बात को, क्या बोला जाता है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल दैट मीन्स आपने ये नहीं देखा कि हाँ टेल लेके आना। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जब कहते हैं कि हाँ टेल ही लेके आना, तो कुछ इस तरीके से सेट करते हैं, फिर भी वो टेल नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसकी फ्लिप करने की पोजीशन को देखा जाता है कैसे क्या हो रहा है।
तो जब भी चीज़ हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर डाई का, ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना कि सांप सीढ़ी खेलते हैं, ये जो डाई होती है उसको हम जब क्या करते हैं, रोल करते हैं, देखो कुछ इस तरीके से नज़र आता है वो, ये वाला। जब मैं कह रही हूँ कि मेरी जब टर्न आएगी तो मैंने उसको फ्लिप किया, ठीक है, मैंने इसको मूव किया, ऐसे रोल किया अपने हाथ के अंदर, उसको डालने के बाद क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 नंबर तक कुछ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आउटकम्स क्या होंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, 6 है, और उसके अंदर मेरे को आने की संभावना क्या हो सकती है, वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आने की संभावना आउटकम्स कितने हैं, 6 है ना, समझ पा रहे हो। और इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 36 बनेंगे, ठीक है। वो आपको उसको निकालने के लिए क्वेश्चंस नहीं आता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहता क्या है, कि जो आपका क्या है रिजल्ट्स आने वाला है उसकी संभावनाएं बताता है, और उसके बीच बनने वाले जो डिस्ट्रीब्यूशंस है ना वो क्या क्या होने वाले हैं उनके बारे में ये चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस किया था। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, मेजरमेंट ऑफ द स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस के अंदर भी पढ़ा था, कोरिलेशन के अंदर भी डिस्कस किया था, टाइम सीरीज के अंदर भी डिस्कस किया था। अब फाइनली यहाँ पर भी आ रहा है कि इसके फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक तो डिस्क्रीट है, एक कंटिन्यूअस है, फिर हमने रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट समझना है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मैथमेटिकल फंक्शंस है। यहाँ पे काफी सारी कैलकुलेशन होते हैं, काफी सारे फॉर्मूलेज हैं, राइट। अच्छा, दैट शो द ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द रैंडम इवेंट। आप जो भी इवेंट आप कर रहे हैं उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी आउटकम्स को हम अगर मेजर कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, क्या मैंने बोला कि अगर मैंने कहा कि इसको एक की मेरे पास वैल्यू है, हेड की मेरे पास वैल्यू है, क्या मैं उसको टेल निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरे एरिया की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर आपको मैं इसको ना एक बारी पी एंड क्यू से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे क्या है पी की वैल्यू पता है तो मैं इजीली क्यू के निकाल सकती हूँ, अगर मुझे क्यू की वैल्यू पता है तो मैं इजीली पी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। क्यों, इनका फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू 1 माइनस के क्यू होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो मेरा क्यू है ना 1/2 है, तो 1/2 को मैं इसमें से माइनस करूँ तो क्या मेरा पी निकल आएगा। सो दैट्स अ रीज़न कि अगर आपको किसी एक की भी वैल्यू पता है तो आप अदर कम वेरिएबल्स की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको डाई का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। आप एक डाई को क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो रोल करने के बाद वो रिजल्ट जो आएगा ना, जैसे मैंने इसको रोल किया, ऐसे फेंकने से पहले मेरे पास क्या क्या आ सकता है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, मेरे पास इनके सबके आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना। क्या ऐसा है कि हाँ 1 के ज़्यादा चांसेस है, 6 के ज़्यादा चांसेस है, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ के सब 6 के 6 नंबर आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, अगर मेरा इन केस 3 नंबर आया, ठीक है, आउट ऑफ 6 में से, तो मैं क्या कहूँगी, 3 एक बार आया तो 1/6 आएगा, है ना। आने की संभावना कितनी थी, 6 नंबर की थी, बट आपका 3 आया, 3 एक नंबर है तो उसको हम A1 लेंगे। तो अगर आपका 1 आ रहा है तो 1/6, 2 आ रहा है तो 1/6, मीन्स की 6 क्या दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी, और ये है एक्वायर्ड, मीन्स की जो आपको रिसीव हुआ है। ओके, समझ में आया। अच्छा जी, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है कि दिस इज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों बोला गया है इस सीरीज को डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों बोला गया, रीजन ये है बच्चे, अगर किसी भी सीरीज को अगर आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, मेरे को पता लगा कि यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो मैं इसको काउंट कर पा रही हूँ। जिसको आप काउंट ईजिली कर पाएँ उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो याद रहेगा कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, एक तो किस में डिवाइड की कर दी है, डिस्क्रीट के अंदर कर दी है, और दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस के अंदर कर दिया है। डिस्क्रीट के अंदर क्या है, जहां पर आप अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इसकी जो कॉम्बिनेशन बना है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। बट यहाँ पर आप काउंट नॉट पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास
पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, 10 है, 12 है, 13 है, कुछ भी। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ हाइट का एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने कहा कि मेरी क्लास के अंदर जो बच्चे हैं ना उनकी हाइट 5 फीट से लेकर 6 फीट के बीच में है, तो यहाँ पे एक रेंज प्रोवाइड की गई है। रेंज दैट मीन्स एक गैप है, किसी बच्चे की 5.1 हो सकती है, किसी बच्चे की 5.2 हो सकती है। मीन्स कि जब हमारे पास पॉसिबिलिटी और जब हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रैक्शंस में होती है, पॉइंट्स में होती है। दैट्स द रीजन कि इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या सभी को इतना क्लियर है? अभी तक यहाँ तो कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बोलना, राइट। कमेंट सेक्शन स्पेशली सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। ओके तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, यूसेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यूसेज क्या है, इसकी यूज़ किया जाता है। अब देखो मुझे भी नहीं पता, जैसे टेल को मैं फ्लिप कर रही हूँ तो टेल को फ्लिप करने से क्या आ सकता है, मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ टेल हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है ना। जैसे आप कहीं पे जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप स्कूल के अंदर जा रहे हैं, कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, आप घर से निकले 8:55 पर, ठीक है, और 8:55 पर, और आपकी क्लास जो है नॉर्मल क्या होती है 9 o'clock के ऊपर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पर आप लेट हो इस टाइम, आपके दिमाग में क्या हो सकता है कि क्या पता सर ही लेट है, या फिर आप क्या हो सकता है टाइम पे, या फिर आप लेट हो जाओगे, या तो आप टाइम पे, या तो सर लेट होंगे या सर टाइम पे आएंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ होने वाली है ना। ये कहते हैं ना कि ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी है ना, 50-50%। हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं डाटा को एनालिसिस करने में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर। टॉपिक नंबर 2 क्या है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि एक सीरीज के अंदर कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट्स नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हमने ये डिस्कस किया था? जैसे मैंने कहा कि सीरीज के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, 6 है, 1, 8, 2 है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिपीटेड नंबर कौन है, 1 है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मेरे सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 के सामने मैं क्या लिखूंगी, 1 क्या है 3 बार रिपीट हो रहा है, दैट्स नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि किसी चीज के आने की संभावना को बोला जाता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल और द ग्राफ दैट शो द ओपनली डिफरेंस वैल्यू ऑफ और द कैटेगरी अपीयर इन द डाटा सेट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपको एक शेड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, 3 पीपल्स ने कलर कौन सा चूज किया, ब्लू चूज किया, 4 लोगों ने कितना कलर चूज किया, रेड चूज किया। मीन्स कि ये कलर है, ये सीरीज है बच्चे, और कितने लोगों ने इसको किया, मीन्स की नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार ये ब्लू 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 सीरीज में आ रहा है, 3 बार आ रहा है, क्योंकि 3 लोगों ने इसको सेलेक्ट किया। जैसे मैंने आपके पिछले लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि मेरी क्लास में 18 नंबर कितने बच्चों के हैं, मैंने कहा कि मेरी क्लास में 6 बच्चों के 18 नंबर आए हैं, तो 18 मेरी क्या हो गई, मेरी जो मैंने लिस्ट बनाई है उसके अंदर 18 6 बार आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 18 रिपीटेड कितनी बार है, 6 बार है, तो उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वहीं पर बात की जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम क्या करते हैं पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बात करें, कि जो हमारा रैंडम इवेंट है ना उसके पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक नंबर हमारे पास 3 है, क्या है, टाइप ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको हिंट दे दिया था, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक आपकी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। देखो डिस्क्रीट में क्या होता है कि जहाँ पर आपके जो रैंडम वेरिएबल्स है ना, देखो यहाँ पर ये शब्द समझने की बात है, पहले मैं यही समझा देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे समझाया था आपको कि जितने भी मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनको जब मैं एक्स सीरीज के थ्रू में रिप्रेजेंट करूँ तो मैंने क्या बोला था, इसको रैंडम वेरिएबल्स बोला था। सो सिंपल। देखो क्या लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम इवेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो भी हमारे पास इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं, उनसे आने वाले आउटकम्स को जब आप रिप्रेजेंट करते हो उसे बोला जाता है रैंडम वेरिएबल, राइट। समझ में आए? यहाँ पर ये बताता है कि रैंडम वेरिएबल डिपेंड ऑन द चांसेस, मीन्स कि कोई चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने कहा कि ना मैंने टेल को फ्लिप किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो इनकी पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करना इस सीरीज के अंदर, दैट्स इट। ये आपके डिस्क्रीट में होते हैं, कंटिन्यूस में होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर काउंटेबल वैल्यू होती है, और जहाँ पर काउंटेबल वैल्यू नहीं होती, जहाँ पर रेंज होती है, उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज बोलेंगे, राइट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, ये मैं आपको ऊपर टेबल फंक्शंस में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अब मैं समझाऊं कि रैंडम वेरिएबल आ गया ना समझ में, कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं जब उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक कॉम्बिनेशन के अंदर, एक्स की सीरीज के अंदर, उस सीरीज को क्या बोला जाता है, रैंडम वेरिएबल बोला जाता है, कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे आने वाला आउटकम, राइट। अच्छा, ये क्या होते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, जहां पर आपके पास जो आउटकम्स होते हैं ना वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपकी दो सीरीज आती है, दो डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, मैंने कहा कि अगर मेरे पास काउंट ना कर सकते हो तो उसे कहेंगे कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। रैंडम वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। जो आपकी वैल्यू होगी ना रैंडम वेरिएबल्स की, वो एक प्रॉपर रेंज में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि 5.1, 5.2, 5.3, 5.10 तक कहीं भी हो सकते हैं, जहाँ पर अनकाउंटेबल डाटा होते हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वैसे आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस भी आपका आता है। क्लियर है? बट हम आपको 3 ही डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चले करें डिस्कस कि जो आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है और एक आपका क्या है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बस अब ये याद रखना कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका पार्ट है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम आउटकम्स को, रैंडम वेरिएबल्स के जो आउटकम्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारा कंटिन्यूस में आता है, जिसके अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, पहली बात डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। अच्छा, पहले इसकी थोड़ी स्टोरी समझते हैं, किसने दिया था। ये दिया था, डिस्कवर किया था, स्विस मैथमेटिशियंस थे, जेम्स बर्नौली ने दिया था, ठीक है। और उन्होंने ये जो कंसेप्ट है उनकी जो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करके मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है उनकी, फिर उसकी क्या उनकी हो गई थी, डेथ हो गई थी। देन उसके बाद 8 साल के बाद, उनकी डेथ की 8 साल के बाद ना ये एक्सपेरिमेंट एग्जिस्टेंस में आया था, किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि आपके जेम्स बर्नौली ने दी थी। क्लियर है? अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कब एग्जिस्टेंस में आया था, 1713 के अंदर आया था। क्लियर है? अच्छा, इसे हम क्या बोला जाता है, बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलता है। रीजन क्या है बताती हूँ, सुनो। इस चैप्टर को, इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ एक बातें ध्यान रखनी होगी। क्या रखनी होगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के 2 से 3 बातें हैं, वो बहुत ध्यान से रखनी होगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जब हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपका जो भी आउटकम्स होने वाला है, क्या जो भी आउटकम्स होने वाला है वो 2 ही फैक्टर्स में आएगा। मैम कौन से में आएगा? पहला क्या होगा, या तो कंसेप्ट आपका क्या है, सक्सेस होगा, या क्या होगा, फेलियर होगा। क्लियर है? मीन्स कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू जो भी आउटकम्स आने वाले हैं वो या तो सक्सेस में होंगे या फेलियर में होंगे। सक्सेस को रिप्रेजेंट किया था P के साथ और फेलियर को रिप्रेजेंट किया है Q के साथ, और इन दोनों का समेशन, इन दोनों की जो समेशन है वो 1 के इक्वल होगी, ठीक है। इन दोनों का समेशन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। दैट्स द रीजन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस के Q भी लिख सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी Q इज इक्वल टू 1 माइनस के P भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? मैंने इसको लिंक किया, अदरवाइज ये एग्जाम के अंदर ना आप इसको 3 पार्ट्स में लिख सकते हो। क्या कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था, कब ये इंप्लीमेंट हुआ था, तीसरा पॉइंट क्या है, इसके जो भी आउटकम्स होने वाले हैं वो 2 ही फॉन्ट में निकलेंगे, उनको नाम क्या है, ये आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो। इनको डिनोट कैसे किया, ये 3rd पॉइंट में लिख सकते हैं, ये 4th पॉइंट में लिख सकते हैं कि इन दोनों की समेशन हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एरिया इज टोटली इक्वल टू द 1, राइट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर जब आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालते हो ना, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो आपको रिक्वायर्ड हुई है और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो लिखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा डाई के अंदर जैसे मैंने थ्रो किया ना, तो वहाँ से कितना आ सकता था, मैंने कहा कि मेरा 3 आया, 3 एक बार है, और टोटल आउटकम्स कितने हो सकते थे, 6 हो सकते थे। जैसे मैंने डाई को थ्रो किया तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 2 आ सकते हैं, उस पर मेरा हेड आया तो 1/2 हो गया। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से निकालना है तो आपको इस तरीके से यूज़ करना होगा, ठीक है। अच्छा, और तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है ना बच्चे, वो जो मीन होता है वो क्या है, NP होता है। एंड दैट मीन्स नंबर ऑफ सैंपल,
और पी दैट मीन्स आपकी क्या है, सक्सेस की बारे में बात की जाइए कि दैट मीन्स जो आपका सक्सेस रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी सक्सेस आने वाली मीन्स कि जो आप सोच रहे थे वो आएगा तो उसे पी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, मीन के अंदर क्या है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन पी होता है, ये दो कंपोनेंट है, दैट्स द रीजन इसको बाया पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं कि क्योंकि इसमें दो पिलर्स हैं, है ना, एक एन है और एक पी है। ठीक है, अच्छा दूसरा इसका अगर मैं कहूँ कि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता था कि स्क्वायर रूट ऑफ द एन पी क्यू, क्योंकि इसमें ये भी आएगा। ठीक है, अगर मुझे वेरिएशन निकालना है तो वेरिएशन का मतलब क्या था, देखो ये चीज़ें ना हम पहले कर चुके हैं, कभी कहे कि मैम ये कैसे लिख रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन हमने आपके मेजरमेंट ऑफ द वेरिएशंस एंड द स्क्यूनेस वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा अगर मुझे वेरिएशन निकालना है तो क्या होगा, वेरिएंस निकालना है तो क्या होगा, इसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी हुआ है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट से ये कट जाएगा 2, देन एन पी क्यू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है, तो चलो अब इसको पढ़ते हैं नोट्स के थ्रू। क्या लिखा हुआ है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसको बाया पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर होते हैं एन और पी। एन का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल एंड पी का दैट मीन्स सक्सेशन पॉइंट की बारे में बात की जा रही है। टू पैरामीट्रिक्स है एन एंड पी है एंड इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सक्सेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट ट्रेल्स इन अ बाइनरी एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, आपके पास जो कंसेप्ट है, जैसे मैंने कहा कि हेड है टेल है। ठीक है, हेड भाई अपने बेस पे आएगा, टेल भाई अपने बेस पे आएगा, मीन्स कि जितने भी वेरिएबल्स हैं ना ये आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स कि ना तो ये इसके ऊपर निर्भर होता है ना ही वो दूसरा इसके ऊपर निर्भर होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो बाय पैरामीट्रिक को कि इसके दो कंपोनेंट बोले मैंने एन और पी, वैसे भी आपको याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये मीन है अपना। ठीक है, और दूसरा इसको याद करने का तरीका ये भी हो सकता है कि जो बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उससे केवल दो आउटकम से निकलेंगे, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। तो सक्सेस को डिनोट किया गया पी से, फेलियर को डिनोट किया गया क्यू से। राइट, समझ में आया। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट गिव ओनली टू पॉसिबल रिजल्ट इन द एक्सपेरिमेंट, ईदर द सक्सेस और द फेलियर। राइट, अच्छा अजम्पशंस क्या है, ये कहते हैं कि फिक्स नंबर ऑफ द ट्रेल्स होंगे, दैट मीन्स जो आपके जो एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा कि डाई को मैंने 3 बार थ्रो किया तो 3 क्या है, नंबर है। मैंने कहा कि कॉइन को मैंने 10 बार फ्लिप किया तो 10 क्या है, नंबर है। दैट मीन्स यहाँ पे आप इजिली काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो फिक्स नंबर ऑफ द ट्रेल्स का मतलब क्या है, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना स्पेसिफिक नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जो सैंपल का साइज होता है ना रिमेन फिक्स रहता है और इवन थोड़ा सा छोटा भी होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट इज ए 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आउटकम्स। 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आउटकम्स का मतलब क्या है कि आपके जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना तो आपको कितने कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं, 2 कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। फर्स्ट इज दैट ऑफ सक्सेस, सेकंड इज दैट इज अ फेलियर। तो तभी तो मैंने आपको पहले करवाया था कि आपको थोड़ा सा फेमिलियराइज हो जाए, है ना। और सक्सेस को किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे, फेलियर को क्यू से डिनोट करेंगे। ओके, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, अब मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ के आने के 50-50 चांसेस होते हैं। राइट, तो मैंने कहा कि जैसे कॉइन को फ्लिप किया तो हेड के आने के 50% चांसेस है, टेल के आने के 50% चांसेस है। 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 एंड फेलियर के होने के 1/2, है ना। तो देखो मैंने सोचा था ना, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने तो टेल अगर सेलेक्ट किया कि टेल आया तो मेरे को क्या करनी है, बैटिंग करनी है। ठीक है, बट टेल नहीं आया, है ना, तो मैं फेल हुई तो ऑब्वियसली बात है 50% है। कोई अदर पर्सन उसी टाइम सक्सेस हुआ होगा तो उसकी भी 50% चांसेस है। तो यहाँ पे सक्सेस भी 1/2 है, फेलियर भी 1/2 है। ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑलवेज इक्वल टू द 1 होगा। इंडिपेंडेंट ट्रेल्स से पता लग गया होगा कि 1 ट्रेल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अनदर ट्रेल्स। अगर टेल आ रहा है ना तो वो हेड आ रहा है ना, टेल के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, टेल आ रहा है तो हेड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो आपको पता ही चल गया है। म्यू जो मीन है तो कैसे निकालेंगे, एनपी निकालेंगे। वेरिएशंस क्या है, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट है। वेरिएशंस क्या है, वेरिएंस क्या है आपका, क्या है इसको ना वेरिएंस भी बोलते हैं, डेविएशंस भी बोलते हैं, डिस्पर्जन भी बोला जाता है, गैप भी बोला जाता है। आपको मैंने समझाया हुआ था चैप्टर नंबर 9 के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है, एन पी क्यू होता है।
अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका मीन है ना बच्चे, मीन है वो ज़्यादा मिलेगा। क्यों? एन पी इज़ अ ग्रेटर देन किससे? वेरियांस से, एन पी क्यू से। ये तभी समझ में आएगा जब अगर आपने लास्ट लेक्चर किए होंगे तो, है ना, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों के बीच, इन सब तीनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा होती है, मीन की उसके कम होती है, क्वार्टाइल की इससे कम होती है। सेम इस तरीके से यहाँ पे भी है कि मीन की आपके पास क्या है? ज़्यादा होगी, वेरियांस की क्या होगी? आपके पास कम होगी। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्मूला है क्वेश्चंस के अंदर, ये भी आपका पॉइंट बन सकता है। 10th पॉइंट क्या है कि आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि आपको जब अपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सो क्या है? एन सी आर भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, पी आर इंटू क्यू इंटू एन माइनस के आर। आर क्या दिखा रहा है कि आपने नंबर ऑफ पॉसिबल जो रिजल्ट्स क्या है किए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। पी क्या है? किसी चीज़ के सक्सेस होने के बारे में बात की जा रही है। क्यू क्या है? किसी के फेलियर होने की बात की जा रही है। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, 1 माइनस के पी भी लिख सकते हो, इसको 1 माइनस के क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला जस्ट आपको याद रखना है, ये इंप्लीमेंट करके आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो मैंने कहा कि मेरे हिसाब से 50% चांसेस है कि ये क्वेश्चन यहाँ इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ जितनी बार भी आया थ्योरेटिकल आया। अगर प्रैक्टिकल आ गया तो वो क्या है? वो क्या है? हमारी फेलियर होने वाले, जो कि हम क्या उसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया केवल 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो सक्सेस होगी, फेलियर होगी, ट्रू फॉल्स में हो सकता है, येस नो में हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा खत्म। इसकी 10 बातें ध्यान रखनी है कि आपका जो ट्रायल होता है वो फिक्स होता है, सैंपल क्या होता है? स्मॉल होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है, सक्सेस या फेलियर के अंदर ये कंसेप्ट आने वाला है। इनके आने की पॉसिबिलिटी हमेशा 50-50% होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रायल होता है, मीन वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको इस तरीके से निकालना होगा। फॉर्मूला याद रखना, सिंपल सा है। अच्छा, ये जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस पता है आपको क्या है? पता है, आपने ये यहाँ पे पढ़ा, डिस्कस किया था कि स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? स्क्यूनेस का मतलब होता है बच्चे, जब आप किसी चीज़ को किसी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हो और उनकी जो इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, एक सेकेंड, इनके बीच का जो गैप है वो अगर इक्वल है उसे बोला जाता है हमारे पास स्क्यूनेसेस। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? एक सेकेंड, उसे क्या बोला जाता है? एक सेकेंड, उसे क्या बोला जाता है? स्क्यूनेस। मैंने कहा कि मेरा ग्राफ है, ठीक है, 50% यहाँ पे डाटा आ रहा है, 50% यहाँ पे डाटा आ रहा है, मीन्स कि इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो वहाँ पे क्या कहेंगे? हमारी जो सिस्टम है वो स्क्यूड है, सिस्टमेट्रिकली वे से है ना। अगर इनके बीच में गैप है, मान लीजिए 70% है, ये 25% है, तो उसे बोलेंगे आ स्क्यूड। क्या बोलेंगे? आ स्क्यूड। बट यहाँ पे तो क्या है? 0.5 इधर है, 0.5 इधर है ना, ये पॉइंट बीच में 0 है, तो 0.5 इधर पॉजिटिव में है, 0.5 इधर नेगेटिव में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके जी। उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा कमी थी कि ये लार्ज, ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, कि जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं और सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यही कहता है कि मैं वो कैलकुलेट करूँगा जहाँ पर क्या है सक्सेस होने के ना चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, जैसे आप, मैं कहूँ कि आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी किसी टाइपराइटर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोई टाइपराइटर है, ठीक है, उसकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, तो उसके मिस्टेक होने के चांसेस कितने हैं? आपको पता है कितने हैं? नहीं पता। जहाँ पर आप सक्सेस के होने के बहुत पहली बात तो कम चांसेस है कि इतना अच्छा टाइपिस्ट है तो उसके जो एरर होने के कम चांसेस होंगे। अच्छा, कितने होंगे ये भी नहीं पता होता, है ना। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो सक्सेस पॉइंट है ना, वो हमारा क्या होता है? मिनिमम टू मिनिमम होता है। पी क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं कहूँ रोड एक्सीडेंट के बारे में बात की जाए। अब गाड़ी चल रही है, ठीक है, इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है, तो आपको पता है कि किस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस पता है कितने होंगे? रेयर केस होगा, है ना। तो इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? रेयर इवेंट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा होना ना के बराबर है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, है ना।
तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो आपके नंबर ऑफ सैंपल है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके जो सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत ही स्मॉल होती है। इनके पॉसिबल होने के रेयर चांसेस है कि यहाँ रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए, या फिर मैं कहूँ कि देखो एग्जाम्पल बहुत सारे लिखे हुए हैं कि रोड एक्सीडेंट का नंबर ले लीजिए, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि लोगों की जो डेथ है बाढ़ के कारण, या फिर मैं कहूँ किसी भी स्नेक के बाइट के काटने के कारण हुई है। तो यहाँ पर देखो बहुत कम चांसेस है, किसी की भी हो सकती है, अब ये भी नहीं पता किसकी होगी, बहुत रेयर चांसेस है ना। टाइपिस्ट की टाइपिंग के ऊपर मिस्टेक बात कर लीजिए, या फिर मैं कहूँ कि एक्सीडेंट हो गया किसके कारण, पेड़ के गिरने के कारण या फिर छत के टूटने के कारण, ऐसा कुछ हो सकता है। और या फिर आप इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, लास्ट एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त है, फुटबॉल के मैच में या फिर मैं हॉकी के मैच में गोल होने के चांसेस भी क्या होते हैं, आपके रेयर इवेंट होते हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर आपको हैपनिंग ऑफ इवेंट बहुत कम पता होता है, नॉट नो हाउ मैनी टाइम इट डज नॉट अक्कर, आपको भी नहीं पता कि कितनी बार अक्कर होंगे, है ना, कितनी बार अक्कर नहीं होंगे, आपको भी नहीं पता। वी नो अबाउट द हैपनिंग ऑफ इवेंट, आपको पता है कि हाँ गाड़ी चल रही है, इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है ना, पर कितनी बार हो सकता है ना, कितनी बार नहीं हो सकता है, इसके बारे में नहीं पता होता। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक्सप्लेन करता है कि इसको बस ये इस तरीके से याद कर सकते हो कि ये रेयर इवेंट भी है कि होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसके कारण पी की जो वैल्यू कम होती है और एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ लार्ज में बड़ा होता है। पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या डिस्कस किया कि पी और क्यू हमेशा इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे पी बहुत छोटा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ना इसके कुछ एक कंसेप्ट है, जैसे कि हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 10 कंसेप्ट पढ़े थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि इसको डेवलप किसने किया था, साइमन डी पॉइजन ने डिस्कस किया था 1835 के अंदर, इसको कंसेप्ट को लाया गया था। फ्रेंच के जो क्या है मैथमेटिशियंस हैं, इन्होंने कहा था कि जो सैंपल का जो साइज़ है ना, पॉसिबिलिटी जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो क्या है, इनफाइनाइट है, इसकी जो सैंपल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि हज़ारों में लाखों में, ठीक है। अच्छा, काउंट कर सकते हो बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, काउंट भी कर सकते हैं, छोटा भी होता था, ठीक है। यहाँ पर जो इवेंट ऑफ ऑकरिंग मीन्स कि कुछ चीज़ों को होना, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है पी से रिप्रेजेंट किया, और वो किसके बराबर है, ना के बराबर है, ठीक है। किसी की मृत्यु में अगर कहूँ कि एक्सीडेंट के कारण हुई, तो ये ऐसा हो भी सकता है, कितनी बार होगा मुझे भी नहीं पता, है ना। अच्छा, किसी इवेंट की ना होने की पॉसिबिलिटी किससे रिप्रेजेंट करी जाएगी, क्यू से रिप्रेजेंट की जाएगी, और ये हमेशा 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब देखो आपने कितनी बार ट्रैवल किया होगा, तो क्या आपकी गाड़ी हमेशा डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, वापस आप वापस भी आते हो, है ना। एक्सीडेंट होने के चांसेस ना के बराबर है ना, बट आपके, मैंने कहा कि मैं इसमें पता क्या है, ये जो पर्सन है ना साइमन जी हैं, उन्होंने अपने आप को कंसेप्ट में रखा है एक किसी चीज़ को होने की, मैंने कहा कि हाँ एक्सीडेंट होगा, ठीक है, एक्सीडेंट होगा। अब एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, ना के बराबर। अब आया होगा समझ में आप अपने, ठीक है। यहाँ पे जो मीन होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये यूनिपोलर आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट है मीन जब निकालते हैं यहाँ पे एम से ही डिनोट करते हैं। अब इसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूँ तो क्या होगा कि इसका स्केयर रूट कर दो इसका, है ना, स्केयर रूट कर दो। मुझे वेरिएशन निकालना है तो क्या करूँगी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका क्या कर दो, स्केयर कर दो। तो ये कट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन होता है वो इक्वल टू होता है वेरिएंस के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर, समझ में आ गया है, समझ में आ गया। यहाँ पे एम को हम लैम्डा भी लिख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, लैम्डा भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में आपको दिया हुआ है, तो मैंने आपको दोनों रिपोर्ट बता दी, ठीक है। मीन हम जब निकाल रहे हैं म्यू इज इक्वल टू लैम्डा हो सकता है, वेरिएंस क्या है इज इक्वल टू लैम्डा हो सकता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ द लैम्डा होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी कुछ फिर इस तरीके से होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, पी आर क्या है, एम इंटू आर ई माइनस के एम। यहाँ पे जो ई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, आर क्या है, आर फैक्टोरियल, दैट मीन्स की चीज़ कितनी बार नंबर ऑफ टाइम हो रही है, ठीक है। ये देखो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम को एम की बजाय आप यहाँ पर लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज ओके,
एक सेकेंड बच्चे, अच्छा ये ऊपर बाय द मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड, ये आपको नहीं करना। ओके, उम्मीद करेंगे पॉइंट आपको समझ में आ गया। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं। सो पहले इसका डिफरेंस कर ले तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो डिफरेंस में क्या कहता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहली बात तो दिया किसने, इसके बेसिस पर डिफरेंस कर सकते हैं, इसका मीनिंग लिख सकते हैं। दूसरा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आउटकम्स कैसे आते थे, 2 आउटकम्स आते थे, एक तो सक्सेस होता था, एक फेलियर होता था। यहाँ पर एक को ही पैरामीटर माना गया है, किसको, पी को, इसकी होने के चांसेस कितने, एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, रेयर है, जिसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे नेचर क्या है, बाई पैरामेट्रिक होते हैं, एनपी होते हैं, यहाँ पे यूनि पैरामेट्रिक होते हैं, एम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, मीन्स की नंबर ऑफ सैंपल क्या है, वहाँ यहाँ पर क्या होता है, डिफाइन होते हैं, 10 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, बट यहाँ पे इनफाइनाइट होते हैं, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द सैंपल्स होते हैं। सक्सेस होने के चांसेस कितने होते हैं, 50% होते हैं, और फेलियर होने के चांसेस कितने होते हैं, 50% होते हैं। बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, ना के बराबर है ना। अच्छा, आउटकम्स क्या है, सक्सेस और फेलियर है, यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटकम यहाँ पे निकल सकती है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, मीन कैसे निकलेगा, एनपी से निकलेगा, और यहाँ पे मीन क्या है, एम है, जो कि आपके वेरिएशन के इक्वल होता है। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, रूट एम हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। यहाँ पे एनपी है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे एनपी क्यू का रूट, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा इन केस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने कॉइन को फ्लिप किया तो हेड आने के जो चांसेस है, 10 कॉइन्स के अंदर टॉस किया तो हेड आने के चांसेस मैंने इजीली मैं काउंट कर सकती हूँ। जैसे मैंने कहा था, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, मैंने कहा कि 2 कॉइन को मैंने फ्लिप किया तो हेड कितनी बार आ सकते हैं। ठीक है, हेड एक बार आए, ध्यान से सुना इस बात को, कि जैसे हेड मैंने आपको बोला था यहाँ पर, देखो यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे को वो कॉम्बिनेशन निकालना जहाँ पर केवल एक बार हेड आए, एक कॉम्बिनेशन निकालें जहाँ पर 0 बार हेड आए, एक कॉम्बिनेशन ये निकालें जहाँ पे 2 बार हेड आए। तो 0 बार हेड आना कितनी बार है, ये एक बार हुआ। एक बार हेड आना मतलब कितनी बार आया, 1 2 2 बार आया। 2 बार हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो ये क्या है बेटे, आपका रैंडम वेरिएबल है कि आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप इजीली काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे काउंटिंग होगी ना, बहुत ज़्यादा होगी, जैसे मेल के ऊपर मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल, इतनी सारी मेल इकट्ठी हो जाती है कि जिसके कारण आप रिप्लाई नहीं कर पाते। या भी मैं कहूँ कि हाइट का तो उसमें आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करेंगे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं आपके जो क्वेश्चंस के ऊपर कि डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब देखो ये बात मैंने आपको 2 कंपोनेंट बताए थे, क्या कि जो हमारी जो सीरीज़ है वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, डिस्क्रीट के अंदर और आपके कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर। डिस्क्रीट के अंदर आपने 2 पार्ट्स पढ़े, बाइनोमियल और पॉइजन। अब कंटिन्यूस के अंदर आपके पास एक ही पॉइंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, दिया किसने, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको डेवलप करने वाले यही पर्सन है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो ये डिस्क्राइब करता है हाउ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे एक वेरिएबल की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दैट मीन्स मेरे पास एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये बताता है कि जो डाटा है टेंट्स इस क्लस्टर में किस तरीके से फैला हुआ है, ये जो डाटा है किस तरीके से सिस्टमेटिक वे से डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। ठीक है, बोथ साइड द मीन, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है डाटा, ये मीन है। ठीक है, डाटा इसकी इधर साइड कितना है, इसकी इधर कितना है, कितना ज़्यादा कंजस्टेड है, कितना ज़्यादा स्प्रेड में है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड में है, ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर बताते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी चैप्टर किए थे ना, अब यहाँ पे सारांश आने वाला है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ईजी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आए तो फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ना, वो आपका कैसा होता है, बेल शेप में होता है। बेल शेप दैट मीन्स कुछ इस तरीके से कि जहाँ पर आपका 50% डाटा इधर होता है, 50% डाटा इधर होता है। ठीक है, पहली बात तो इसको क्या बोला, बेल शेप बोला या फिर बेल कर्व बोलो। ठीक है, दूसरा ये आपको कैसा नजर आ रहा है, क्या इसके अंदर स्क्यूड है, क्या इसके अंदर स्क्यूड है, मीन्स कि किसी भी तरह का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो होता है मीन मोड मीडियन, क्या यहाँ पर इस सिचुएशन में इक्वल होते हैं, यस
इक्वल होते हैं। जो आपका स्क्यूनेस होता है वो क्या होता है, B2 क्या होता है, 0 होता है, और जो आपका कर्टिसिस होता है B3 वो आपका 3 होता है। क्या आपको याद है? अब मैंने कहा स्क्यूनेस नहीं है, स्क्यूनेस दैट मीन्स जहाँ पर आपके इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, मीन्स की जो मीन मोड मीडियन है सारे के सारे इक्वल है ना, सिस्टमैटिक वे से है। अच्छा, कर्टिसिस का मतलब क्या है कि आपने 3 तरह के कर्टिसिस पढ़े थे, याद है आपको ये वाला चैप्टर? मैं फिर कोई बात नहीं, मैं लेके आ जाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें याद होना चाहिए। कर्टिसिस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कर्टिसिस के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो हमारी जो स्लोप है उसको कितनी पीकडनेस है, इसकी कितनी ऊंचाई है, शार्प है, फ्लैट है, नॉर्मल है। जो ज़्यादा शार्प है इसको लेप्टो कर्टिस बोलते थे, जो ज़्यादा फ्लैट है उसको क्या बोलते थे, प्लेटो कर्टिसिस बोलते थे, जो नॉर्मल है उसको मेसो कर्टिसिस बोलते थे, जिसकी वैल्यू क्या होती थी, आपकी 3 के इक्वल होती थी। B3 की वैल्यू B3 के इक्वल होती थी, है ना। तो यहाँ पे समझ में आया कि ये देखो पॉइंट बन रहे हैं, बेल शेप्ड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मिड मोड मीडियन तीनों इक्वल है। तीसरा पॉइंट क्या बन रहा है, जो आपकी स्क्यूड बिल्कुल भी नहीं है, दैट मीन्स आपका जो कर्व है वो क्या है, सिस्टमैटिक है। और आपका जो फोर्थ है कर्टिसिस के अंदर क्या है, आपके पास 3 की यहाँ पर वैल्यू है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जितना ज़्यादा ये उधर की तरफ जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, पता है आप सभी को? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि आपका ये जो पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट था, इससे आपका जो अदर डाटा है, ठीक है, अदर डाटा कितनी दूरी पे, कितनी डिस्टेंस पे फैला हुआ है, वो कैलकुलेट किया जाता था विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। क्योंकि ये वाला जो चैप्टर था ना, कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ एंड द वेरिएंस एंड द स्क्यूनेस, ये इसी के ऊपर था कि स्टैंडर्ड मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल रेंज, ये इन्होंने यही बताया था कि जो आपका जो सेंटर पॉइंट है उससे आसपास में कितनी दूरी पर कोई डाटा फैला हुआ है ना। अच्छा, जितनी दूरी पर ये डाटा फैला होगा उतना क्या होगा, गैप ज़्यादा होगा, जितना इसके पास पास होगा उतना क्या होगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, है ना। तो ये क्या है, आपका मीन है, और इस मीन के साथ आपके आसपास में डाटा देख रहे हो। मैंने कहा कि एक डाटा मेरे पास क्या है, एक सेकेंड, इसको मैं टेबल से समझाऊंगी, अब इसको होल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई है। इसकी एक परसेंटेज है, जैसे कि 68 है, 95 है, 99 है, ठीक है। 99 क्या है, जब आपके पास इतना चौड़ाई में फैला हुआ है। 95 कितना है, जब आपका इतने डाटा में फैला हुआ है। 63 कितना है, 68 कितना है, यहाँ पर इतने में फैला हुआ है, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का फॉर्मूला ये कुछ इस तरीके से है, आप इसको रीड आउट कर लेना, सब कुछ लिखा हुआ है। की कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर लार्ज टेल्स होती है, मीन्स की लार्ज नंबर ऑफ सैंपल बड़ा होता है। जो मीन होता है वो क्या होता है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द कर्व, मैंने आपको भी प्लॉट करके दिखाया है। ये एक सेकेंड, ये मेरा पास क्या है, ये मेरे पास ये मीन है, ये बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है। स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है, लार्ज वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन रिजल्ट इज अ वाइडर कर्व। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा चौड़ा कर्व होने वाला है, ऐसे फैला हुआ। सिमेट्री का मतलब क्या आता है, जहाँ पर परफेक्ट सिमेट्री है अबाउट द मीन, मीन्स की आपका मीन मोड मीडियन, मीन्स की इधर साइड भी 50-50% डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन मोड और मीडियन, यहाँ पे तीनों की तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो परफेक्ट सिमेट्री का क्या मतलब होता है, जहाँ पर आपकी जो डाटा होता है वो अस्क्यूड होता है। अस्क्यूड का मतलब जिसमें कोई भी ना तो इधर वाली गैप ना इधर वाली, दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि बेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिकल बेल शेप्ड होता है, ठीक है। मैं आपको फिर दोबारा से बता रही हूँ, सिमेट्रिक का मतलब होता है जहाँ पर 50% यहाँ पे 50% डाटा इधर होता है। यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिमॉडल का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, मीन मोड मीडियन सब इक्वल है, ठीक है। अच्छा, एम्पेरिकल रूल है। एम्पेरिकल रूल का मैंने आपको वैसे बता दिया कि जैसे आपके पास ये डाटा है ना, एक तो मेरा ये कर्व ही नहीं बन रहा, फ्री हैंड कर्व बनाए तो ऐसे ही बनता है ना। ये देखो, इसको मैं जूम कर लूँ, आपको आई होप नज़र आ रहा होगा, सभी बच्चों को नज़र आ रहा है। ये वाला ग्राफ देखना, ठीक है। जो सेकंड वाला ग्राफ है उसको देखना। देखो क्या, एक सेकेंड बच्चे, क्या लिखा हुआ है देखो, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना ही है, ठीक है, तो दैट मीन्स स्प्रेडनेस क्या है, कम है। मीन्स की जो सेंटर पॉइंट से, मेरा जो सेंटर पॉइंट ये वाला है, ठीक है, सेंटर पॉइंट से मेरे आसपास की ये डाटा है बेटे, ये इधर साइड डाटा नंबर लिखा हुआ है, इसकी मान लीजिए सेंटर पॉइंट क्या है 50 है, तो यहाँ पे 45 आ गए, यहाँ पे 55 आ गए, इसके क्लोजेस्ट में है, तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो 68.27 आता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा।
अगर मैंने कहा कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बना वो क्या है, थोड़ा सा और फैला हुआ है इस वाले एरिया में, तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका 95.45 के अंदर ये बता रहा है कि इतनी स्प्रेडनेस है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका डाटा इससे क्रॉस जा रहा है, ये वाला डाटा आ रहा है जहाँ पे ये ब्लू कलर में है, तो यहाँ पे क्या है, ये 99.73% क्या है, स्प्रेडनेस में है। क्लियर, समझ में आया। अच्छा जी, स्पॉन्टिकेटेड टू द एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जो सीरीज होती है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस से कभी भी टच नहीं होती। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कभी भी एक्स एक्सिस से टच नहीं होती, मीन्स कि जो हॉरिजेंटल है ना, ये इससे हमेशा ऊपर में रहती है, ये इसको कभी भी टच नहीं करती, ठीक है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए था कि ये गैप को मैं आपको समझा पाऊँ, कभी कहो कि मैम इधर वाली तो मैं टच किया हुआ है ना। नेवर टच द हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंदर एरिया क्या होता है, टोटल 1 के ऊपर इक्वल होता है, 50% इधर 50% इधर। क्लियर है। मीन मोड मीडियन का मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, यहाँ करवाया था या कहीं और करवाया था, ऊपर करवाया था, कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मीडियन होता है, मीन डेविएशन, फिर क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉपर्टी है, अभी तक जो इतना करके है ना, प्रूफ करके बता रहे हैं कि हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है ऐसा। आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, आपने पूरे डाटा के क्या किए थे, पूरे डाटा के Q1, Q2, Q3, यहाँ पे पूरा डाटा था, ये पूरा डाटा था, इस पूरे डाटा के आपने 4 हिस्से किए थे, है ना। ये क्या है, 4 हिस्से किया तो मीन्स कि 100% डाटा के आपने 4 हिस्से किए, तो 20-25% आया या नहीं आया। अच्छा, मैंने कहा कि मेरे पास 25% यहाँ है, 25% यहाँ है, 25% यहाँ है, 25% है, और ये आपका जो Q2 होता था वो आपका किसके इक्वल होता था, मीडियन के इक्वल होता था, है ना। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है अगर मैं मीडियन में से Q1 को माइनस करूँ या Q2 को माइनस करूँ, दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। सिंपल है, क्योंकि इधर साइड भी इक्वल है, इधर साइड भी इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही तो आएंगे। स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस के बारे में अगर बात की जाए, स्क्यूनेस क्या होती है, हमारी 0 होती है क्योंकि सिस्टमेटिक होते हैं, कर्टिसिस हमारी 3 में होते हैं क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, मैं अभी नाम से स्लिप हो गया, कर्टिसिस बोल जाता है ना। प्लेटो, लैप्टो और मेटो, क्या हो रहा है आज, मेटो नहीं मैसो कर्टिसिस, ठीक है। समझ में आया। ये था बच्चे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर आपको ये 9 से 10 बातें ध्यान रखनी है, सभी की 9 से 10 बातें थी, वो आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर में आए हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गेम द यूजफुल इन द रिसर्च क्या है, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन द एग्जैक्ट फॉर डिफेक्टिव टूल इन द सैम्पल इज द 30 है, जहाँ पे सैम्पल साइज 30 है, तो ऑब्वियसली बात हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इजीली यूज़ कर सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपसे पूछा गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पूछा गया, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, इसकी कंडीशंस क्या है वो आपको मैंने बता दी है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वॉल्व करने का, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये पूरे चैप्टर की समरी है। ओके जी, फाइनली आज हमारा जो सिलेबस है वो हमारा मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गया है। हमने अभी तक 12 चैप्टर्स कर लिए हैं आउट ऑफ, आई होप आपके जो MC03 के अंदर 19 चैप्टर्स हैं, हमने इसमें से 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के बचे दो चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिसके अंदर काई-स्क्वायर और हाइपोथेसिस टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, वो 2 चैप्टर और करने वाले हैं, देन हम MC03 को सम अप कर देंगे, ठीक है। आपको पता है कि MC03 भी हमारी क्या है, मोस्ट ऑफ हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे आपको आप जब चैनल पर विजिट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास MC06, MC07, MC03, MC01 इन सब की प्लेलिस्ट आपको इजीली मिल जाएगी। आप चैनल पर विजिट करना, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और आपको ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। उम्मीद करेंगे जो ये सीरीज़ आपके लिए आ रही है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है, ठीक है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है, तो टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कैसे आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिस के बारे अंदर, और आपका जो काई-स्क्वायर है उसके अंदर। ओके।